हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर कितना टॉर्क काम करेगा। उसके टॉर्क का आप लोगों ने फार्मूला टाउ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा ड्राइव किया था। इसके बाद आप लोगों ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण आपने पढ़ा था, तीन प्रकार का होता है। आवेश एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, एक रेखा में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। आवेश किसी पृष्ठ पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, जैसे ये बोर्ड है हमारा, लाइन में जैसे ये मार्कर है। और आवेश किसी होल वॉल्यूम में पूरे आयतन में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, जैसे एक हमने स्फीयर ले लिया, गोला ले लिया, उसके अंदर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाहर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो पिछले लेक्चर में आप लोगों ने ये पढ़ा था। आज का जो हमारा लेक्चर होगा बड़ा स्पेशल खास लेक्चर होगा। इसमें हम आप लोगों के लिए एरिया वेक्टर पढ़ाएंगे, सॉलिड एंगल पढ़ाएंगे और गॉसेस थ्योरम पढ़ाएंगे। गॉसेस थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। सभी लोगों ने अदिश और सदिश राशियां पढ़ी होंगी, क्योंकि वो छोटी क्लास से ही हमें अदिश और सदिश राशियों के लिए पढ़ा दिया जाता है। आपने पढ़ा था कि अदिश राशियां वो होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। सदिश राशियां वो होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, दिशा भी होती है। अभी तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा, शायद आप लोगों ने वहां पर ये पढ़ा होगा कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, लेकिन नहीं, जो क्षेत्रफल है वो एक अदिश नहीं, एक सदिश राशि है। क्योंकि क्षेत्रफल में हर क्षेत्रफल का अपना कोई परिमाण होता है, अपना कोई मैग्नीट्यूड होता है। जैसे बोर्ड के इस एरिया की बात करें, बोर्ड के क्षेत्रफल की बात करें, तो इसका अपना कोई ना कोई एरिया होगा। और इस पृष्ठ पर, इस बोर्ड पर अगर हम एक नॉर्मल ले लें, ये हमने नॉर्मल ले लिया, तो इस एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो इस नॉर्मल के अलोंग होगा। मतलब जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, और वो जो डायरेक्शन होती है वो उस पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होती है, उस पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होती है। ठीक है। और इसीलिए जो क्षेत्रफल होता है वो सदिश राशि होता है। इसीलिए अब आप लोग पढ़ेंगे एरिया क्या है, एक वेक्टर है, क्योंकि एरिया में परिमाण के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी होती है। जैसे हमने ये कोई एक पृष्ठ ले लिया, ये हमारा कोई एरिया है, और इसका ये हमने कोई पृष्ठ ले लिया, इसका अपना कोई ना कोई एरिया होगा। अब हमने इसके ऊपर क्या किया, एक अभिलंब ले लिया, इसके ऊपर हमने ये एक अभिलंब ले लिया। इस अभिलंब की जो डायरेक्शन है ऊपर के लिए, यही अभिलंब की दिशा इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी। ठीक है। तो अब बिल्कुल आप लोगों को यहां से याद रखना है कि क्षेत्रफल अदिश नहीं बल्कि कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, जिसकी दिशा उस पर खींचे गए अभिलंब की अनुदिश होती है। अगर हम बोर्ड पर इस डायग्राम के लिए बनाएं, क्योंकि ये 3D फिगर है, तो बोर्ड पर हमने जैसे ये कोई एरिया ले लिया, कैसा भी एरिया हो सकता है, ये हमने कोई एरिया ले लिया, और इसका जो क्षेत्र, कोई हमने एक पृष्ठ ले लिया, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। अब हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अभिलंब। अब अभिलंब वैसे तो ये जो अभिलंब इसके ऊपर हम खींचेंगे वो यूं आएगा, लेकिन हम बोर्ड पर तो ऐसे नहीं दिखा सकते हैं। इसीलिए जो अभिलंब हम बोर्ड पर दिखाएंगे वो ऊपर के लिए दिखाएंगे। बिल्कुल ये कंडीशन होगी, सेम ये सिचुएशन होगी। इसका जो अभिलंब होगा वो ये होगा, इसका यूनिट वेक्टर है। इधर जो डायरेक्शन इसके अभिलंब की होगी वही डायरेक्शन इस एरिया वेक्टर की होगी। तो एरिया वेक्टर, अब यूनिट वेक्टर आप लोगों ने पढ़ा है, 11th में पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर, किसी का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। उस वेक्टर के लिए अगर हम उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर निकल आता है। तो यहाँ यूनिट वेक्टर n जो हो जाएगा वो वेक्टर a होगा, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि वेक्टर a इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर n इनटू a। ये एरिया वेक्टर हो गया। तो अगर आपको किसी भी पृष्ठ का एरिया वेक्टर बनाना है तो उसके अभिलंब के अनुदिश जो इकाई सदिश है, आप सीधे सीधे एरिया के उस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एरिया वेक्टर मिल जाएगा। तो ये एरिया वेक्टर की बात थी।
अब हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। सॉलिड एंगल, घनकोण। सॉलिड एंगल का जो यूज है केवल और केवल इसका यूज होता, बाकी एग्जाम में सॉलिड एंगल लिखने को नहीं आता है। आपको बहुत शॉर्ट में सॉलिड एंगल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, घनकोण क्या है। तो देखिए सॉलिड एंगल, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है घनकोण, सॉलिड एंगल। घनकोण आप लोगों ने 11th में स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन, कोण का मात्रक रेडियन होता है। दो पूरक मात्रक का पूरक राशियां आप लोगों ने पढ़ी थी। ये वही वाला घनकोण है, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। कोण आप लोग बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं। कोण क्या होता है? कोण आप लोगों ने पढ़ा है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। किसी भी कोई हम एक सर्कल ले लें या कोई एक चाप ले लें, कोई भी चाप अपने सेंटर पर जो अंश मान बनाती है उसको हम कोण कहते हैं। सेम ऐसी घनकोण है, ये सॉलिड है तो हमने ये कोई एक गोलीय पृष्ठ ले लिया। घनकोण के लिए जो हम डिफाइन करते हैं वो गोलीय पृष्ठ से करते हैं। तो ये हमने कोई गोलीय पृष्ठ ले लिया, एक सॉलिड कोई गोलीय पृष्ठ है, इस तरीके से दिखा दीजिए। और ये इसका सेंटर हमने ले लिया O, इसका सेंटर O है और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस हमने मान ली इस गोलीय पृष्ठ की या गोले की स्मॉल r, ठीक है। और हमने इसका एक सूक्ष्म क्षेत्रफल हमने ले लिया A और इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया D। अगर हम इस पर एक अभिलंब ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो वो परपेंडिकुलर आपका किधर आएगा? मतलब जो यूनिट वेक्टर n और एरिया वेक्टर इन दोनों की डायरेक्शन से, क्योंकि इधर आपको बताया था कि इस पर जो अभिलंब होता है वही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर ये वेक्टर हमारा ए है एरिया, तो इसीलिए हमने यहाँ पर वेक्टर ए लिखा है। तो यहाँ पर हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए लिया है, इसीलिए हम यहाँ पर एरिया वेक्टर डीए लिखा है। तो अब देख लीजिए, और हमने ये मान लिया कि ये जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है ये इस गोले के केंद्र पर जो कोण बना रहा है, इस कोण का नाम हमने रख दिया डी ओमेगा। इस तरीके से लिखा जाएगा डी ओमेगा। इसी डी ओमेगा को कहते हैं घनकोण। तो देखिए घनकोण यहाँ क्या निकल के आता है? घनकोण जो डी ओमेगा बराबर होता है वो डीए अपॉन आर स्क्वायर, डीए अपॉन आर स्क्वायर। इस पे रेडियन इसका मात्रक होता है। डेफिनेशन क्या बनेगी कि किसी भी गोलीय पृष्ठ का या किसी भी गोले का सूक्ष्म क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, जो कोण बनाता है, उसी कोण को घनकोण कहते हैं। तो जो घनकोण इस सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए के द्वारा इस गोले के केंद्र पर बनने वाला जो घनकोण है वो डी ओमेगा बराबर डीए बटे आर स्क्वायर होता है, जहां डीए ये सूक्ष्म क्षेत्रफल है और आर स्क्वायर इसकी त्रिज्या का स्क्वायर है। हम बहुत ज्यादा डिटेल में इस टॉपिक के नहीं जा रहे हैं, केवल ऊपर ऊपर आप लोगों को इस टॉपिक को पढ़ाएंगे क्योंकि सिर्फ इसका यूज होता है, बाकी एग्जाम में नहीं आता है घनकोण, ठीक है। तो अब ये तो बात जब थी जब डीए और एन दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर डीए और एन के बीच एंगल दे रखा है, यदि डीए वेक्टर व यूनिट वेक्टर एन के बीच कोण थीटा है, तब जो घनकोण होता है वो डी ओमेगा बराबर इसके साथ cos थीटा और आ जाता है डीए cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर वन। और ये भी क्या होगा? इस पे रेडियन होगा। ये भी घनकोण है तो घनकोण का मात्रक इस पे रेडियन होता है। तो ये बात हो गई घनकोण। अब इसमें घनकोण में ही आपका आता है 2-3 इसके नोट पॉइंट है जिनका यूज होगा, इसीलिए हम उनके लिए आपको यहीं पर बता दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कि अगर आपको ये जो घनकोण यहाँ आपको डी ओमेगा दिखाई दे रहा है, ये केवल सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण है। अगर हम इस पूरे गोलीय पृष्ठ द्वारा, इस पूरे गोले के द्वारा केंद्र पर बनने वाला घनकोण निकालें तो क्या होगा? संपूर्ण गोलीय पृष्ठ द्वारा, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण। देख लीजिए, आप लोग जानते हैं पूरे गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो
4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो जो हमारा फार्मूला है डी ओमेगा इक्वल्स टू डी अपॉन आर स्क्वायर, उसमें डीए की जगह पर पूरे गोले का क्षेत्रफल आ जाएगा और संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल आप लोगों को पता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसीलिए हम यहाँ पर जब वैल्यू लगाएंगे तो ओमेगा बराबर आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इस बार अब डी ओमेगा नहीं होगा, क्योंकि डी किसी में तभी लगता है जब वो चीज बहुत छोटी होती है, सूक्ष्म होती है। लेकिन अब तो हम पूरे गोलीय पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बनने वाला घनकोण निकाल रहे हैं, तो इसीलिए अब सूक्ष्म नहीं है, पूरे का है, तो सूक्ष्म की न होने की वजह से डी हट जाएगा, ओमेगा रह जाएगा। देन ओमेगा इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, देन ओमेगा इक्वल्स टू हो जाएगा 4 पाई। बिल्कुल इसके लिए आप लोगों को याद रखना, इसका हम आगे यूज करेंगे कि पूरा गोलीय पृष्ठ या कोई भी गोलीय क्षेत्रफल अपने केंद्र पर हमेशा 4 पाई स्टेरेडियन का घनकोण अंतरित करता है। तो ये बात थी हमारी घनकोण की, सॉलिड एंगल की, हमने आप लोगों को बहुत शॉर्ट में बता दिया। केवल ये बेसिक है, इसका यूज होता है। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, FLUX फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? ये एग्जाम में टॉपिक पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने को आता है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? देखिए, फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, बहना, प्रवाह होना, किसी चीज का फ्लो होना फ्लक्स है। आप लोगों के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाई थी, वैद्युत बल रेखाएं पढ़ाई थी। जहां पर भी वैद्युत क्षेत्र होता है वहां पर वैद्युत बल रेखाएं जरूर होती हैं। तो हमने ये सपोज कर लिया कि ये जो हमारा आसपास का एरिया है पूरा, ये यहाँ सपोज कर लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डेफिनेटली इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, वैद्युत बल रेखाएं होंगी, और इसमें हमने ये कोई एक काल्पनिक पृष्ठ ले लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कभी भी सरफेस को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ इमेजिनरी होता है। तो ये हमारा एरिया हमने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें हमने एक इमेजिनरी सरफेस ले लिया, काल्पनिक कोई पृष्ठ ले लिया। अब हम क्या काम करेंगे, चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पृष्ठ के होने की वजह से इस पृष्ठ से बहुत सारी बल रेखाएं इसे क्रॉस करके, इसे पार करके बाहर निकलेगी। तो हमने इससे क्रॉस होकर एक बल रेखा ये मान ली, इससे क्रॉस होकर एक वैद्युत बल रेखा हमने ये ले ली, इससे क्रॉस होकर जाने वाली एक वैद्युत बल रेखा हमने ये ले ली। इस तरीके से बहुत सारी हम वैद्युत बल रेखाओं को दिखा देंगे। ये है, इससे पास होने वाली, क्रॉस होने वाली बहुत सारी हमने वैद्युत बल रेखाओं को इस तरीके से दिखा दिया। ये तो ये जो आप लोगों को वैद्युत बल रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये सारी वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बिल्कुल एकदम लंबवत जा रही हैं। ध्यान से देखिए, ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये सभी क्या है, पृष्ठ के लंबवत हैं। ये सारी वैद्युत बल रेखाएं, इसे हटा देते हैं, डिस्टर्ब कर रहा है। ये सारी वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत हैं, और इन्हीं वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के लिए इस पृष्ठ से रिलेटेड फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या हुई? वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है, उन्हीं की माप इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है। यानी यहां से एक बात क्लियर हो गई कि अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी, इस पृष्ठ से रिलेटेड जो फ्लक्स होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। और अगर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या हम कम कर देंगे तो इस पृष्ठ से जो लिंक फ्लक्स है वो कम हो जाएगा। तो फ्लक्स का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। चलिए इसके लिए हम बोर्ड पर ड्रॉ करते हैं डायग्राम के लिए। तो यहाँ पर हमने ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरा हमारा इतना, और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हमने कोई एक पृष्ठ ले लिया। पृष्ठ हमारा कैसा भी हो सकता है, कोई पृष्ठ तो पृष्ठ है, और ये हमने वैद्युत बल रेखाएं दिखाई।
वैद्युत बल रेखाएं ऐसा तो नहीं, आप लोगों को जब हमने वैद्युत बल रेखाएं पढ़ाया था तो बताया था कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो एक सीधी रेखा भी हो सकती हैं और वक्र भी हो सकती हैं। तो ये हमने वैद्युत बल रेखाएं दिखा दी। ये जो हमारा पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल हमने a मान लिया और हमने इस पृष्ठ का एक छोटा सा कहीं पर क्षेत्रफल अवयव ले लिया। वो क्षेत्रफल अवयव हम यहाँ दिखा सकते हैं। ये हमने एक छोटा सा इसका क्षेत्रफल अवयव ले लिया और इसका एरिया हमने मान लिया dA और इस पर ये हमने एक परपेंडिकुलर सॉरी नॉर्मल लिया है, एक अभिलंब इस पर ले लिया है और इधर ही एरिया वेक्टर होगा dA, एरिया वेक्टर होगा और ये डायरेक्शन तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ही। इन दोनों के बीच बनने वाला जो एंगल है वो हमने थीटा मान लिया। ये डायग्राम है। तो ये हमारा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इससे वैद्युत बल रेखाएं बिल्कुल हम इसमें खींच सकते हैं। तो बहुत सारी आपको वैद्युत बल रेखाएं दिखाई दे रही हैं। इसमें हमने एक काल्पनिक पृष्ठ ले लिया और इसका एरिया हमने कैपिटल A मान लिया और इसी पृष्ठ का एक छोटा सा अवयव हमने ले लिया ये और इस अवयव का जो एरिया है वो हमने dA मान लिया और इस पर एक हमने अभिलंब लिया है इस सूक्ष्म क्षेत्रफल पर और उसका जो वेक्टर है वो हमने वेक्टर dA ले लिया और ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो आप लोगों ने डेफिनेशन में ये पढ़ लिया कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ से जो अभिलंबवत वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं उन्हीं को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब हम मैथमेटिकली वैद्युत फ्लक्स को किस तरीके से दिखाते हैं, अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, मैथमेटिकली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसके लिए कैसे दिखाया जाता है। गणितीय रूप में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, पहली बार जो फ्लक्स होता है उसे हम फाई ई से डिनोट करते हैं, फाई और सफिक्स में लगा देंगे ई। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो वैद्युत क्षेत्र सदिश और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। मतलब वैद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश का जो डॉट गुणन होता है वही डॉट गुणन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होता है। दैट इज फाई ई बराबर ई डॉट ए। अगर हम इस छोटे क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स निकालें इस छोटे क्षेत्रफल से तो वो फ्लक्स भी छोटा होगा क्योंकि जब एरिया छोटा सा है तो उसका फ्लक्स उससे पास होने वाला उससे लिंक जो फ्लक्स होगा वो भी छोटा होगा। तो इसीलिए छोटा होने की वजह से हम यहाँ पर लगा देंगे डी। अब इसका नाम हो जाएगा डी फाई ई। जिस चीज में डी लग गई पहले समझ लीजिए वो चीज बहुत छोटी हो गई, अत्यंत सूक्ष्म हो गई। और यहाँ पर भी चूंकि इसका एरिया हमने डी लिया है तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे डी लगा देंगे। तो यहाँ पर जो डी फाई ई कॉस टू ई डॉट डी निकल के आया है इस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स है ई डॉट डी। अगर हमें इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो अब डी हट जाएगा क्योंकि संपूर्ण का मतलब पूरे पृष्ठ का हो गया और पूरे में तो सूक्ष्म चीज तो कोई रहेगी नहीं, इसीलिए डी फाई की जगह फाई ई आ जाएगा और ये आपका ई डॉट डी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। और यहाँ पर समाकलन में नीचे हमने ए लगा दिया, एरिया का मतलब है, ए का मतलब है एरिया क्षेत्रफल, एक इसका सरफेस इंटीग्रल कर दिया। ये हो गया। अब हम इसकी वैल्यू लगाते हैं। ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो ई डॉट बी ए बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर ई और डी के बीच एंगल थीटा है। तो बराबर कर दीजिए ई डी ए कॉस थीटा और आपका ये सरफेस इंटीग्रल तो चल ही रहा है। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ से ई को बाहर कर देंगे, cos थीटा को भी बाहर कर देंगे और अंदर केवल dA का सरफेस इंटीग्रेशन रहने देंगे। यहाँ पर देखिए dA का मतलब है ये छोटा सा एरिया और अगर dA पर सरफेस इंटीग्रेशन हमने लगा दिया इसका मतलब हो गया इस पूरे पृष्ठ का एरिया, और पूरे पृष्ठ का एरिया आप स्टार्टिंग में ही मान चुके हैं कितना है a, इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ dA की जगह पर केवल a लिख सकते हैं। तो
अगली लाइन में इसकी जगह लिख देंगे ई ए कॉस थीटा, ये आ जाएगा ई ए कॉस थीटा, और ये आपका फाई ई चला है। बॉक्स में हम इसके लिए बंद करेंगे। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला, ये इलेक्ट्रिक इस पूरे सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अब बात आती है इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी। तो यूनिट आप लोगों को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट पता है तो इसकी यूनिट उसी हिसाब से बन जाएगी। देखिए ई आपको पता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी यूनिट आपने पढ़ी थी न्यूटन प्रति कूलम, और एक एरिया की यूनिट और आ जाएगी मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम, ये इसकी यूनिट हो गई। और ये जो फ्लक्स होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है, इसकी कोई भी दिशा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये एक अदिश गुणन है, एक डॉट प्रोडक्ट है, इसीलिए क्या है, अदिश राशि होती है। तो फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब हम यहाँ पर फाई ई की विमा निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपको ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी राशि है, तो हम इसके लिए इधर लिख दे रहे हैं। अगर राशि की बात करें तो राशि कैसी है, अदिश, राशि होगी अदिश, स्केलर क्वांटिटी। अब हम इसकी विमा निकाल लेते हैं। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की विमा क्या हो जाएगी, विमा फार्मूला के अकॉर्डिंग चलती है। अगर आपको फार्मूला पता है या फिर आपके लिए उसकी यूनिट पता है, मात्रक पता है, तो विमा आप इजीली निकाल सकते हैं। बहुत सारी विमाएं आप लोगों के लिए हमने 11th में सिखाई थी। तो देखिए न्यूटन यहाँ पर आ गया, न्यूटन फोर्स की यूनिट है, और फोर्स की विमा शायद आप लोगों को रटी हुई होगी mlt-2। अगला मीटर स्क्वायर है, मीटर दूरी का मात्रक है, दूरी इसकी विमा l, लेकिन स्क्वायर है तो l स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में कूलम, और कूलम आपको पता है कूलम चार्ज की यूनिट है, और इसका जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो 80 होता है। सबके लिए हम ऊपर ले चलते हैं, तो n हमारा ऐसा ही रहेगा, अकेला है, l की एक पावर ये और ये दो, ये 3 हो जाएंगी, तो l की पावर आएगी 3, t की पावर -2 ऊपर है, एक नीचे से और जाएगी, फिर -1 और हो जाएगी, तो t की पावर -3, और a नीचे से ऊपर जाएगा तो a की पावर -1। ये डायमेंशन फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्लियर हो गया आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है, इन्हीं को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश दोनों के डॉट गुणन के बराबर होता है। दैट इज, इस छोटे क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। अगर आपको पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है, देन आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और ये आपका निकल आएगा राशि, और इसकी विमा हो गई। अब इसके कुछ हम स्पेशल केसेस यहाँ पर निकालते हैं, इसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो उसके लिए हमें पढ़ना है। स्पेशल केसेस, इसके हमें स्पेशल केसेस पढ़ने हैं। स्पेशल इसके केसेस के लिए हमें पढ़ना है, इसके स्पेशल केसेस क्या क्या होंगे। सबसे पहली बात हम बात करते हैं कि जो हमारा पृष्ठ है, पहला यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। हमने पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र के समांतर ले लिया। देखिए तब क्या होगा, अगर पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर है तो ये हमने इसमें देखिए देखें ये हमारा पृष्ठ है और वैद्युत क्षेत्र हमने ये दिखा दिया। जो आपको यहाँ पेंसिल दिखाई दे रही है, इस पेंसिल की जो डायरेक्शन है वो हमने वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन मान ली, और ये जो हमारा पृष्ठ है वो पृष्ठ इस बार वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है। समांतर रखने का मतलब है पृष्ठ आपका ऐसे आएगा। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन आपको क्लियर दिखाई दे रही है। जो आपकी पेंसिल है, ये पेंसिल की डायरेक्शन ही वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, और पृष्ठ हमारा ये है। यहाँ पर जो आप फ्लक्स में एंगल थीटा लगाते हैं, वो एंगल हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और इस पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब
के बीच जो कोण बनता है वो होता है। अब हम क्या काम करेंगे, इस पृष्ठ पर एक अभिलंब खींचेंगे। तो हमने इस पृष्ठ पर ये एक अभिलंब खींच दिया, इस पृष्ठ पर ये हमारा एक अभिलंब हो गया। अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ये तो आपका वेक्टर ई है, ये डायरेक्शन तो आपकी, ये वाली जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन तो वेक्टर ई है, और ये वाली जो डायरेक्शन है ऊपर जा रही है, ये वाली डायरेक्शन वेक्टर ए है। तो इसके और इसके बीच एंगल कितना बन रहा है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री। इसका मतलब इस कंडीशन में जो थीटा है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पर जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर होता है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। बहुत स्टूडेंट क्या काम करते हैं, समांतर शब्द देखते हैं और समांतर देखते ही वो थीटा को 0 डिग्री लगा देते हैं। वहां उनको ये क्लियर नहीं होता है कि थीटा किसके और किसके बीच का एंगल है। तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि जो थीटा होता है वो हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब वेक्टर ई और क्षेत्रफल सदिश के बीच बनने वाला कोण है। अगर पृष्ठ समांतर होगा तो ये कंडीशन होगी, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। तब देख लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू हो जाएगा ई ए cos 90, और ये आप लोगों को पता है cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब फ्लक्स भी कितना आएगा, 0। तो यहां से क्लियर हो गया कि अगर पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर होता है, उसके अनुदिश होता है, तो उस पृष्ठ से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होता है। देखिए इससे कोई भी पृष्ठ फ्लक्स पास नहीं होता है, ये मिनिमम फ्लक्स है। अब हम बात करते हैं अगर पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है। सेकेंड कंडीशन है यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, उल्टी टी जो है वो परपेंडिकुलर का साइन, लंबवत का साइन। अब हम बात करते हैं लंबवत की। तो इसके लिए आप लोग समझ लीजिए, ये तो हमने फिक्स कर दिया वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, ये हमारा पृष्ठ है। अगर पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा तो पृष्ठ की कंडीशन देखिए ये होगी। जो अगर पृष्ठ हमारा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो पृष्ठ की कंडीशन हम इसके लिए ऐसे दिखा देते हैं। तो जो पृष्ठ की कंडीशन होगी वो ये होगी। अब हमें जो एंगल थीटा निकालना है वो हमेशा इस वेक्टर ई और इस पर जो हम अभिलंब खींचते हैं उनके बीच बनने वाला कोण होता है। अब हम क्या काम करेंगे, इस पृष्ठ पर अभिलंब खींचेंगे। इस पृष्ठ पर जब हम अभिलंब खींचेंगे, आप कहीं पर भी अभिलंब ले लीजिए, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इस पृष्ठ का अभिलंब है और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। ये और ये दोनों बिल्कुल आपको समांतर दिखाई दे रहे हैं, मतलब इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, 0 है। इसीलिए इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर आप थीटा की जगह पर लगा देंगे 0। जब थीटा की जगह 0 आ जाएगा तो अतः यहाँ लगा दीजिए फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए cos 0, और आप जानते हैं cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, ये, और ये मैक्सिमम फ्लक्स होता है, मैक्सिमम अधिकतम। इस कंडीशन में जो फ्लक्स गुजरता है वो मैक्सिमम गुजरता है, अधिकतम मात्रा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो क्लियर हो गया, अगर पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो तब फ्लक्स कितना पास होगा, लंबवत रखा हो तब फ्लक्स कितना पास होगा, किसी एंगल पर है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से तो वहां पर तो आप पढ़ ही चुके हैं, ई ए cos थीटा होता है फ्लक्स। अब हम बात करते हैं अगर पृष्ठ, ये तो ओपन पृष्ठ था, जैसे ये हमारे इस पृष्ठ की अगर बात करें तो ये पृष्ठ हमारा एक ओपन पृष्ठ है, कहीं पर एक बंद पृष्ठ नहीं है। अब हम एक ऐसा पृष्ठ लेते हैं जो पूरी तरीके से बंद है, जिसमें कहीं पर भी कोई होल नहीं है, जैसे बॉल, गेंद ले ली हमने, तो गेंद क्या है, एक बंद पृष्ठ है। हमने एक घन ले लिया, घन या घना जो है हमारा वो एक बंद पृष्ठ, डिब्बा एक बंद पृष्ठ है। एक बलून ले लिया, बलून क्या है, गुब्बारा क्या है, एक बंद पृष्ठ है। अगर इस ओपन सरफेस की जगह पर अगर कोई बंद पृष्ठ है तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, उसे हम पॉइंट नंबर 3 में आप लोगों को डिस्कस करेंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, यदि पृष्ठ बंद है, क्लोज सरफेस है। अगर पृष्ठ कैसा है, बंद है
क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस के लिए जो फ्लक्स आपका हो जाएगा वो बिल्कुल यही रहेगा, E डॉट डी। बस जो समाकलन लगाएंगे वो क्लोज इंटीग्रेशन लग जाएगा। इंटीग्रेशन का आप साइन बनाएंगे तो उसमें बीच में एक सर्कल, एक गोला जैसा बना देंगे। ये क्लोज इंटीग्रेशन होता है, बंद समाकलन होता है। तो जब पृष्ठ बंद होता है तो उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो इतना होता है। अब बात आती है, फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हम बात करते हैं नेगेटिव फ्लक्स की और पॉजिटिव फ्लक्स की। तो फोर्थ पॉइंट है नेगेटिव फ्लक्स। नेगेटिव फ्लक्स की बात कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ है, और जैसा कि आप लोगों को बताया था, ये इस पर ड्रॉ किया गया क्या है, अभिलंब है। ये हमने इसके ऊपर इस पर एक अभिलंब हमने खींच दिया है। ये वैद्युत बल रेखा की डायरेक्शन है, मतलब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वेक्टर है। अब हम क्या काम करेंगे, एक वैद्युत बल रेखा लेंगे और उस वैद्युत बल रेखा को अभी हम पार नहीं, ये वैद्युत बल रेखा है, ये वैद्युत बल रेखा मान लीजिए सिर्फ एंटर हो रही है। अभी हमने इस वैद्युत बल रेखा को बाहर नहीं निकाला है, केवल एंटर हो रही है। और ये इस पर जो हम अभिलंब खींचेंगे वो अभिलंब हमारा ये होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये अभिलंब है, मतलब वेक्टर ए है, और ये वाली जो डायरेक्शन है ये आपकी ये वेक्टर ई है। इस समय इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री होगा। इसके और इसके बीच जो एंगल बन रहा है वो एंगल 180 होगा। तो थीटा की जगह पर हम क्या लगा देंगे, 180 डिग्री। अगर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करती हैं, या फिर ऐसे मान लीजिए हम यहाँ पर ये लिख देते हैं, नेगेटिव फ्लक्स को हटाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करें, एंटर करें। अगर पृष्ठ में अगर ये एंटर करेंगे तो वही कंडीशन है जो अभी आपको बताई थी। ये तो आपका एरिया वेक्टर हो गया, इधर के लिए क्लियर है, ये एरिया वेक्टर है, और ये वैद्युत बल रेखा एंटर कर रही है। तो यहाँ इन दोनों के बीच जो बनने वाला एंगल है वो 180 डिग्री हो जाएगा। और जब इन दोनों के बीच का एंगल 180 होगा तो थीटा की जगह आप 180 डिग्री लगा दीजिए। थीटा की जगह 180 डिग्री हो जाएगा, और फाई की जो वैल्यू होगी वो EA cos 180, यानी cos 180 -1 होता है तो ये -EA आएगा। और आगे लगा देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये फ्लक्स कैसा होगा, ऋणात्मक फ्लक्स है। तो एक चीज यहां से क्लियर हो गई कि अगर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में एंटर करती हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी वजह से जो फ्लक्स होता है वो नेगेटिव होता है। अब अगर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ को पार करके बाहर निकल रही हैं, बाहर निकलने का मतलब जैसे ये वैद्युत बल रेखा पृष्ठ को पार करके बाहर निकल गई और ये आपका अभिलंब है, तो इस समय इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल 0 हो जाएगा। तो फिफ्थ पॉइंट है, यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ को छोड़े, इसे मिटा देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं कि यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकले, बाहर निकलने वाली रेखाओं के लिए बाहर निकलने वाली जो रेखाएं होंगी उनके लिए क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। देन फाई इक्वल्स टू EA cos 0, और पता है आपको cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो फाई इक्वल्स टू EA और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और ये क्या है, धनात्मक, ये धनात्मक। तो ये फ्लक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमें ये पता चला कि जो एंट्रिंग लाइंस होती हैं उनकी वजह से जो फ्लक्स होता है वो नेगेटिव होता है, और जो वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं उनकी वजह से जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये कुछ इससे रिलेटेड बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनका हम बीच बीच में आगे यूज करते रहेंगे। अब इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम उसकी ओर बढ़ते हैं।
गॉसेस थ्योरम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है गॉसेस थ्योरम। गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम, गॉस के नियम के नाम से भी एग्जाम में पूछा जाता है, गॉस की प्रमेय के नाम से भी एग्जाम में पूछा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है गॉस की प्रमेय, प्रमेय और या फिर नियम, इन दोनों नाम से आता है। गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम, इन दोनों नामों से पूछा जाता है। गॉसेस थ्योरम क्या है? आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लिया कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ खींचें या कोई काल्पनिक पृष्ठ लें तो डेफिनेटली उस पृष्ठ से एक फ्लक्स पास होगा, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। जैसे हमने ये कोई एक पृष्ठ लिया और वैद्युत क्षेत्र है ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत बल रेखाएं हमने दिखा दी, ठीक है। ये पृष्ठ है कोई, तो डेफिनेटली इस पृष्ठ से एक फ्लक्स पास होगा और इस पृष्ठ के अंदर एक हमने चार्ज ले लिया Q। इसके अंदर कोई चार्ज क्यों रखा हुआ है? चार्ज एक भी हो सकता है, बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं। चार्ज यहाँ पर कैसे भी हो सकते हैं, ऐसा कोई इसका इश्यू नहीं है। तो डेफिनेटली इस पृष्ठ से एक फ्लक्स पास होगा। तो गॉस ने ये बताया, गॉस की थ्योरम ये कहती है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वो उस पृष्ठ में उपस्थित नेट आवेश, नेट आवेश मतलब Q का 1/ε0 गुना होता है। समझ में आ गई गॉसेस थ्योरम क्या है? एक बार फिर ध्यान दीजिए। गॉसेस थ्योरम ये कहती है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होता है वो उस पृष्ठ में उपस्थित नेट आवेश का कितना होता है? नेट आवेश हमने यहाँ क्यों लिया है उसका 1/ε0 गुना होता है। यहाँ पर नेट आवेश हमने इसलिए लगाया है कि जैसे सपोज कर लीजिए कुछ आवेश इसमें पॉजिटिव है, कुछ आवेश नेगेटिव है, सबका बीजगणितीय योग कर दीजिए और जोड़ने के बाद जितना भी प्लस माइनस करने के बाद आए वो चार्ज नेट चार्ज होगा और उसकी जगह पर आप वही चार्ज लगाएंगे। तो ये हो गई गॉसेस थ्योरम। एक नंबर में लिखने को आती है तो आपको यही लिखना है कि इस नियम के अनुसार वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। हम इसके लिए ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि फाई ए आप जानते हैं E डॉट dA का क्या होता है? क्लोज इंटीग्रेशन होता है। अगर ये बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ तो होगा ही जब हमने इसमें स्टेटमेंट में लिखा है, और ये Q/ε। इसके लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ गॉसेस थ्योरम है। तो ये गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय हो गई। अब हम इसके लिए प्रूफ करते हैं, गॉसेस थ्योरम के लिए प्रूफ करते हैं। तो अब है प्रूफ ऑफ गॉसेस थ्योरम, गॉस के नियम का या गॉस की प्रमेय का सत्यापन। सत्यापन इसका आप लोगों को बता देते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गॉसेस लॉ से मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो है सत्यापन। इसका प्रूफ हमें करना है, गॉसेस थ्योरम का सत्यापन। हमने कोई एक बंद पृष्ठ ले लिया वैद्युत क्षेत्र में, ये हमने एक बंद पृष्ठ ले लिया, ये वैद्युत क्षेत्र में एक हमने बंद पृष्ठ ले लिया है और इस बंद पृष्ठ के अंदर हम एक चार्ज ले लेंगे, कोई एक आवेश मान लेंगे। इस बंद पृष्ठ के अंदर एक हमने आवेश को यहां पर ले लिया, ये आवेश आपका Q है, किसी पॉइंट ऊपर, और यहां से स्मॉल r दूरी पर एक हमको एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, ये इसे dA मान लेंगे। इस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA की हम कल्पना करें और जो हमारा एरिया वेक्टर होगा इस पर, वो एरिया वेक्टर हमने ये देखिए, एरिया वेक्टर हमने एक मान लिया। ये आपका dA एरिया वेक्टर है और इधर ही आपका यूनिट वेक्टर n होगा, और जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो हमने इस तरीके से मान ली, ये E वेक्टर E है, ये क्या है? वेक्टर E है। इन दोनों के बीच जो बनने वाला एंगल है उस एंगल को हमने थीटा मान लिया। जरूरी नहीं है कि आप E और dA के बीच में एंगल दिखाएं। वैद्युत क्षेत्र ऐसा भी हो सकता है कि वैद्युत क्षेत्र बिल्कुल जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है वो इसी एरिया वेक्टर के ही आदेश हो जाए, ये भी हो सकता है।
तो हमने सपोज कर लिया कि वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच में जो बनने वाला एंगल है उस एंगल को हमने थीटा मान लिया। चलिए अब आप लोगों ने देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम इसके लिए इससे मिलाएंगे, इसके लिए इससे मिलाएंगे, तो यहाँ पर इसके बीच में यहाँ कोई ना कोई घनकोण बनेगा और इस घनकोण को हमने डी ओमेगा माना। बिंदु ऊपर रखे, एक बार फिर से बहुत जल्दी जल्दी आपको रिपीट कर देते हैं। इसके लिए हमने मान लिया कि वैद्युत क्षेत्र में ये कोई एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ के अंदर कोई चार्ज क्यू बिंदु ऊपर रखा हुआ है और यहाँ से ओ से स्मॉल आर दूरी पर ये कोई पॉइंट हमने पी ले लिया है और पी के अराउंड एक हमने क्षेत्रफल अवयव डीए ले लिया है और ये हमारा डीए वेक्टर है और ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में इधर मान ली ये वेक्टर ई है और इन दोनों के बीच बनने वाला जो एंगल है वो थीटा है। तब इस Q की वजह से बिंदु P पर डेफिनेटली कोई ना कोई तीव्रता तो होगी, क्योंकि जहां पर भी कोई चार्ज रखा होता है तो वो चार्ज निश्चित रूप से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देता है, उसकी कोई ना कोई इंटेंसिटी होती है। तो Q के कारण P पर तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q, और ये आप लोगों के लिए हम प्रूफ करा चुके हैं। E equals to 1/4 pi epsilon 0 Q upon R। इक्वेशन नंबर इसे नाम दे दीजिए फर्स्ट, इसका हम आगे यूज करेंगे। अब चलिए ये जो हमारा पृष्ठ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और आपको पता है जब भी कोई पृष्ठ इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो डेफिनेटली उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है, तो इससे जरूर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स FLUX फ्लक्स, ये फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डी। हमने जो यहाँ पर पृष्ठ लिया है वो एक बंद पृष्ठ लिया है, इसलिए E डॉट डी का क्लोज इंटीग्रेशन, ये फ्लक्स इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है। अब हमें पता है E डॉट डी इक्वल्स टू होता है E डी ए cos थीटा, क्योंकि A डॉट B बराबर AB cos थीटा, तो यहाँ पर E डी ए cos थीटा आ जाएगा। E के लिए हम ऐसा करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, या फिर ऐसा करिए E की वैल्यू लगा देते हैं। E की वैल्यू आप लोगों ने अभी लिखी थी 1/4 pi epsilon 0 Q upon R स्क्वायर और इनटू में DA cos थीटा। चलिए कुछ चीजें तो यहाँ से बाहर निकल सकती हैं, उसे हम बाहर निकालते हैं। क्या क्या बाहर निकल आएगा, एक तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 का कोई काम नहीं है, बाहर निकाल दीजिए, और अंदर DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये अंदर बचेगा। अब आप लोगों के लिए घनकोण में हमने बताया था, अगर आपको कुछ ध्यान आ रहा हो, ये DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर किसके बराबर होता है, D ओमेगा। तो इसकी जगह पर हम क्या लगा देंगे, D ओमेगा, ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ऐसा ही रहेगा और ये इंटीग्रेशन ऑफ D ओमेगा। D ओमेगा एक छोटा सा घनकोण है और अगर D ओमेगा पर क्लोज इंटीग्रेशन आ गया तो इस पूरे बंद पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बनने वाला घनकोण हो गया। और हम जानते हैं, अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि पूरा बंद पृष्ठ अपने सेंटर पर हमेशा 4 पाई स्टेरेडियन का घनकोण बनाता है, इसीलिए इसकी जगह पर हम लगा देंगे 4 पाई, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू में कर देंगे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो ये आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन 0। और यही तो आप लोगों ने स्टेटमेंट में लिखा था, यही तो गॉसेस लॉ है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है उस पृष्ठ में उपस्थित नेट आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 गुना होता है। दिस प्रूव्स गॉसेस लॉ। ठीक है, आज के लिए यहीं पर छोड़ते हैं। अगला इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।